नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की, और उसका पहला चैप्टर था आपका वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था इसका पार्ट 1, उसको देखना ना भूलें। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या हैं। दोस्तों, वैद्युत आवेश मैंने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण है, किसी भी द्रव्य का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव भी करता है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वैद्युत आवेश को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग था धन आवेश तथा दूसरा भाग था ऋण आवेश। दोस्तों, लास्ट टाइम हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिख रहे थे, जिसमें मैंने पहला आपको लिखवाया था किसी वस्तु के घनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का कम होना और ऋण आवेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना है। इसी क्रम में आज हम तीसरा नोट क्या लिखेंगे, घर्षण वैद्युतिकी में एक वस्तु पर उत्पन्न धन आवेश दूसरी वस्तु पर उत्पन्न ऋण आवेश के बराबर होता है। घर्षण आवेश क्या होता है, मैंने कल आपको बताया ही था कि रगड़ने से अगर आवेशित हो रहे हैं दो लोग या दो वस्तुएं तो उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण वैद्युतिकी। मान लीजिए हम इनको रगड़ रहे हैं, रगड़ने से इस पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इसका सीधे सीधे यही मतलब निकला कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। आइए अगली हेडिंग डालते हैं, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ। आवेश कैसे आवेशित किया जाता है किसी भी वस्तु, मेथड ऑफ चार्जिंग। दोस्तों, इसकी 3 विधियाँ हैं। पहली है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहली हेडिंग है घर्षण द्वारा आवेशन। अभी मैंने आपको घर्षण द्वारा आवेशन समझाया था। चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण। आइए हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दोस्तों, अगर दो वस्तुओं को लगातार रगड़ने पर वे आवेशित हो जाती हैं तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही ये आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो लिखेंगे, यदि दो वस्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेशित हो जाती हैं। आवेशित हो जाती हैं तो इस प्रकार के आवेशन को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चालन द्वारा आवेशन, इसकी इंग्लिश होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? मान लीजिए ये अनावेशित चालक है, अर्थात ये चार्ज नहीं है, और एक ये आवेशित चालक है। जब हम आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में ला के इसको हटा देते हैं, अगर यह अनावेशित चालक भी चार्ज हो जाए अर्थात आवेशित हो जाए, तो इस प्रकार के आवेशन को हम क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन। ध्यान रखिएगा कि किसी आवेशित चालक द्वारा अनावेशित चालक को क्या करना? आवेशित कर देना ही क्या कहलाता है? चालन द्वारा आवेशन। दोस्तों इस प्रकार के आवेशन में एक चीज़ ये ध्यान रखे रहेगा कि अगर ये धन आवेशित है तो इसको भी जब ये आवेशित करेगा तो यह भी धन आवेशित ही होगा। आइए जरा इसको लिखते हैं। जब हम किसी अनावेशित चालक के संपर्क में जब हम किसी अनावेशित चालक के संपर्क में कोई आवेशित चालक लाते हैं, यदि वह अनावेशित चालक आवेशित चालक की प्रकृति का, ऐसे लिखेंगे, प्रकृति का आवेशित हो जाए तो हम इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बताया ये अनावेशित है और ये आवेशित। जब हम इसको संपर्क में लाएं और ये भी आपकी चार्ज हो जाए, ये वाली क्षण भी आपकी चार्ज हो जाए, तो इस आवेशन को हम कौन सा आवेशन कहते हैं? चालक द्वारा आवेशन। अगर ये धन आवेशित है तो इसकी भी प्रकृति धन आवेशित हो जाएगी। अगली हेडिंग है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसकी इंग्लिश है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यह भी इम्पोर्टेंट। इसमें आमतौर पे होता क्या है, जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आपको 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ये 2 अनावेशित क्षण एक दूसरे के संपर्क में है, ये दोनों अभी आवेशित नहीं है। इसी आवेशित क्षण को लाकर हम इनके पास रख देते हैं। जैसे हम इसके पास ले आके रखते हैं, ये दोनों क्षण भी क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती हैं। संपर्क में लाने पर ये दोनों क्षण क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती हैं। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्रेरण वर्ड लिखा है। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरणा लेना, और प्रेरणा सदैव दूसरों से ही ली जाती है। तो ये दोनों अनावेशित थे, लेकिन इसकी प्रेरणा से ये चार्ज हो गए। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको भी हम एक डायग्राम की मेथड से भी समझते हैं। आइए लिखते हैं इसको। इसी आवेशित वस्तु के, करिएगा ब्लू पेन से लिखना है दोस्तों, नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी आवेशित
किसी आवेशित वस्तु के निकट रखने पर किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में अनावेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण से दो या दो से अधिक अनावेशित दो या दो से अधिक अनावेशित चालकों का आवेशित हो जाना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब दो लोग चार्ज नहीं थे, तीसरा जब इनके संपर्क में आता है तो ये दोनों चार्ज होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। आइए इसको हम एक डायग्राम के मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो अनावेशित चालक एक दूसरे से संपर्क में हैं, टच में है। अब इनके पास हम एक चालक क्षण ले आते हैं और ये चालक क्षण क्या है? पॉजिटिव। ये चालक क्षण पॉजिटिव है। जब हम इस चालक क्षण को इनके पास ले जाते हैं, इसका मतलब अगर हम किसी को किसी के पास ले जा रहे हैं, ये आकर्षित हो रहा है। और मैंने कल ही बताया था आकर्षण की घटना तभी होती है जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के हों। इसका मतलब यहाँ धन आवेश है तो ये विपरीत प्रकृति का होगा। कल ही मैंने आपको बताया था विपरीत आवेश ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस। जैसे इस क्षण को हम दूर हटाते हैं, इस क्षण को हम क्या करते हैं? दूर हटाते हैं। क्षण को दूर हटाते हैं और इन गोलों को भी या इन चालकों को भी दूर हटाते हैं। तो यह आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। पहले पे माइनस है, पूरे पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और पूरे पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे एक क्षण के आने से ये पूरे आवेशित हो गए। एक बार फिर से हम समझाते हैं। दो आवेशित चालक एक दूसरे के संपर्क में थे। जैसे हम कोई धन आवेशित क्षण इनके पास ले जाते हैं, पास ले जा रहे हैं, तो ये आकर्षित हो रहा है। आकर्षण बल तभी लगेगा जब दोनों विपरीत प्रकृति के चालक हों। तो ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। जब इसको भी दूर करते हैं और इन दोनों को भी दूर करते हैं तो आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है पूरे पृष्ठ पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी अगली रीडिंग है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। इन्हीं गुण में दो गुण इंपॉर्टेंट है जिनसे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। इसमें पहली हेडिंग आपकी हेडिंग के पॉइंट में ही लिखाएंगे हम। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आवेशों का पहला गुण क्या है? कल ही मैंने आपको उसको लिखा दिया था, लेकिन एक बार पुनः लिखा दे रहा हूँ। समान आवेश एक दूसरे को
प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित कर रहे हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल, और प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल में दो वस्तुएं एक दूसरे के समीप आते हैं, प्रतिकर्षण बल में दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाते हैं। पहला गुण आप समझ गए। दूसरा गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश का संरक्षण। क्वेश्चन आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, आवेश का संरक्षण पढ़ने से पहले आप क्लास 11th में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ चुके होंगे। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है आप जानते ही होंगे। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार है। क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैम आपको समझाते हैं। ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में भी आपको ऐसे ही बताया गया था। ऊर्जा संरक्षण का एक और सिद्धांत था, उसको आपको अगर याद कराऊं मैं, कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश नियत है। ऐसे ही इसकी एक और डिफिनीशन बनेगी, अथवा मैं लिखा दे रहा हूँ। इसी विलगित आइसोलेटेड सिस्टम, इसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं नियत रहता है, मतलब कंजर्व्ड रहता है। दोस्तों, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछी भी जाती है। किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश नियत रहता है। आइए हम बात करते हैं कैसे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, मान लीजिए इस पे धन आवेश है और इसको हम लगातार रगड़ रहे हैं, तो इसका कुछ धन आवेश इस पर चला जाता है, इसका कुछ धन आवेश इस पर चला जाता है, अर्थात यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं किया, इसी का कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो मैंने यहाँ पे आपने देख ही लिया कि इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं किया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। यही है हमारा क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे पहला है युग्म उत्पादन, दूसरा है युग्म विनाश। आप फिजिक्स सेकेंड पेपर में इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगली हेडिंग है आपकी आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेशों की
योज्यता, योज्यता मतलब होता है जोड़ना, वैद्युत आवेशों की योज्यता। इसमें क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं वैद्युत आवेश कैसे जोड़े जाते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम, इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक निकाय है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी ई। ए पर मेरा आवेश है Q1, बी पर मेरा आवेश है Q2, सी पे मेरा आवेश है Q3, डी पर मेरा आवेश है Q4 और ई पे मेरा आवेश है Q5। मान ले रहा हूँ इसमें कुछ निगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव है। यह एक निकाय है। यह निकाय अनंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन कणों के अलग अलग आवेश आप देख रहे हैं दिया गया। तो इस विलगित निकाय का कुल आवेश, जिसको मैं कैपिटल Q लिख रहा हूँ, इनके अलग अलग कणों के, ध्यान सुनिएगा, किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश कैपिटल Q उनके अलग अलग कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, Q4 माइनस Q5। यही है क्या वैद्युत आवेशों की योज्यता। इसके बारे में हम लिखेंगे क्या, किसी निकाय का संपूर्ण आवेश उस निकाय के संपूर्ण कणों के, निकाय के संपूर्ण कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये था हमारा आवेशों की योज्यता। अब आपको पढ़ाएंगे हम आवेश पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ आपका है आवेशों पर वेग का प्रभाव। तो आवेशों पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है। मान लीजिए ये कोई चालक कण है, इस पर 10 कूलाम का आवेश है और ये भी स्थिर अवस्था में। ये जब गति करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ आवेश कम हो जाएगा या कुछ आवेश ज़्यादा हो जाएगा। तो चाहे ये गतिमान हो या स्थिर अवस्था में हो, आवेश इसका नियत रहता है। तो आवेशों पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट रीडिंग है आपकी आवेशों का क्वांटीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग है आवेशों का क्वांटीकरण। यह एक ऐसी हेडिंग है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुविकल्पीय में भी आ सकते हैं और अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं। इसको जानने से पहले आप जानिए किसी भी, या फिर ऐसे जानिए, संसार का सबसे छोटा जो आवेश होता है वो है स्मॉल ई अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, मूल आवेश। इससे छोटा कोई भी आवेश नहीं हो सकता। और मूल आवेश की जो वैल्यू होती है वो -1.6 × 10⁻⁻19 होती है। अब क्वांटीकरण क्या होता है, एक फॉर्मूला हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, उसको मैं Q = NE, वही जो सूत्र वहाँ आपने पढ़ा था उसी को हम आज यहाँ पुनः पढ़ने चल रहे हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। पहले में इसकी तीन डिफिनीशन है। पहली डिफिनीशन हम लिखते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। पहला इसमें प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक ऐसे आवेश मूल आवेश ब्रैकेट में e का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है भैया, पूर्ण गुणक होता है। अर्थात अगर हम बात करेंगे पहले पूर्ण गुणक, गुणक का मतलब गुणा से होता है। जैसे मैं बात करूँ 2 का गुणक क्या होगा, थोड़ा रफली है, इसको रफ में समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो 2 का गुणक क्या होगा, 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। मतलब 2 की टेबल जहाँ तक आप पढ़ सकें, जितनी डिजिट मिलेंगी हम क्या कहते हैं, 2 का गुणक। 2 के गुणक को हम चाहें तो 2n लिख सकते हैं, या 2p लिख सकते हैं, या 2r, जो मन हो आप लिख सकते हैं। जहाँ पे n या p या r की वैल्यू आप 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। जैसे m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का निशान लगा रहता है। n बराबर जब मैं 2 रखूँगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। तो ये सारी डिजिट जो मिल रही हैं हमारी वो क्या हो जाएंगी, 2 की गुणक। तो ऐसे ही 2 की गुणक 2n है तो e का गुणक क्या होगा, ne हो जाएगा। फिर सुनिएगा, 2 का गुणक 2n, e का गुणक en हो जाएगा। बस यही आपको समझना था। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश को आप कैपिटल Q से दिखाते हैं। अर्थात आवेश मूल आवेश का क्या होता है भैया, का पूर्ण गुणक होता है। आवेश आपका क्या होगा भैया, Q, मूल आवेश क्या है E, और गुणक लगाना है तो आप n लिख सकते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया हमारा, NE। ये थोड़ा आपका रफ कार था, जहाँ n को एक और नाम से जाना जाता है क्वांटम संख्या, और n की वैल्यू क्या होती है, सदैव 1, 2, 3, 4। कभी भी ये पॉइंट में या भिन्नात्मक रूप में नहीं आ सकती है, इसको ध्यान रखे रहेगा। तो Q बराबर क्या आ गया हमारा, NE। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, क्योंकि पूर्ण गुणक है। ये प्लस 1, 2, 3, 4 या -1, 2, 3, 4 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ रहे थे, आपने समझा। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणक होता है। दूसरी डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का n गुना होता है। लिख रहे हैं इसको हम, किसी वस्तु का कुल आवेश कैपिटल Q मूल आवेश का n गुना होता है, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखिए, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, प्लस भी और माइनस भी।
इसकी एक डिफिनीशन और है, उसको भी बताते हैं हम आपको। किसी भी आवेश को अनंत भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये भी आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत है। पुनः ध्यान दीजिएगा, किसी भी आवेश को अनंत भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको लिखेंगे हम, ऐसे भी ले सकते हैं इसको, वैद्युत आवेश को अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। है इसे हम आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये डिफिनीशन केमिस्ट्री की डिफिनीशन है, हाँ, लेकिन गलत नहीं है। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसे हम आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता, इसको भी ध्यान रखिएगा, कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कैसे हम अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए क्यू एक आवेश है हमारे पास क्यू, तो इसको हम भिन्न भिन्न भागों में नहीं बांट सकते कि चलिए इसको हम आधा कर देते हैं Q/2। ऐसा संभव नहीं है, दो भागों में इसको हम नहीं बांट सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि आवेश को आपको भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखना है। ऐसे ही अगर आपके पास 2Q है तो आप 2Q को आराम से दो भागों में बांट सकते हैं, Q और Q, क्योंकि ये आपके भिन्नात्मक रूप नहीं है। अर्थात आप इसको भिन्न के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे हम आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q/NE, जहाँ इसके बारे में जानें, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत इसका यूज लगेगा। जहाँ Q कुल आवेश, E मूल आवेश की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और N क्या है, N आपको मैंने बताया था क्वांटम संख्या, और इसी को जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।